जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 13। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था आहार पद्धति में भारी परिवर्तन की आवश्यकता। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। खाद्य को अखाद्य बनाकर ना खाएं। अपने देश में गरीबी के कारण पौष्टिक खाद्य पदार्थ समुचित मात्रा में प्राप्त कर सकना अपने देशवासियों के लिए बहुत कठिन पड़ता है। इससे भी बड़ी कठिनाई यह है कि जो कुछ उपलब्ध है उसे भी ठीक तरह पकाने और खाने की विधि से हम अपरिचित हैं। फलस्वरूप जो सामने है उसका भी पूरा लाभ उठा नहीं पाते। पोषक तत्वों को निकाल डालते हैं और उसके सारहीन भाग को ग्रहण करते हैं। पकाने और खाने की बुरी आदतें गरीबी से अधिक महंगी पड़ती हैं और भोजन करने के उद्देश्य को ही समाप्त कर देती हैं। इंटरनेशनल क्लब लखनऊ द्वारा आयोजित एक विचार गोष्ठी में हाइजीन इंस्टीट्यूट के संचालक डॉक्टर के गोविल ने बताया कि भारत में शाक भाजी और फलों का उत्पादन कम होने से जनसाधारण को उपयुक्त पौष्टिक आहार की तो कमी पड़ती ही थी। अब भूमि की उर्वरा शक्ति घट जाने से एक नया संकट और उसमें जुड़ गया है। अब फल और शाकों में पोषक तत्व उससे कहीं कम रहते हैं जितने कि अब से 50 वर्ष पूर्व रहते थे। स्वास्थ्य संरक्षण के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, पोटाश आदि जिन रसायनों की जरूरत पड़ती है उन्हें प्राकृतिक रूप से फलों और शाकों में ही पाया जाता है। औषध रूप में इन्हें लिया जाए तो वे रक्त में उस तरह नहीं घुल पाते जैसे कि फलों के द्वारा ग्रहण करने पर शरीर के अंग बनते हैं। आंवला, टमाटर, मौसमी जैसे फलों में विटामिन सी की समुचित मात्रा रहती है। गाजर, चुकंदर, बंद गोभी जैसे सामान्य एवं सस्ते शाकों से विटामिन ए की पूर्ति सहज ही हो जाती है। सस्ता और प्रचुर परिमाण में कहीं भी उगाया जा सकने वाला केला तक विटामिन ए, बी, सी, डी और ई से भरा पूरा होता है। भारत में संसार के अन्य सभी देशों की तुलना में फल और शाकों की भारी कमी है। फलों की वार्षिक उपज 60 लाख टन और तरकारियों की 40 लाख टन है। इसका अर्थ हुआ कि हर व्यक्ति पीछे 1.6 औंस फल और 1.3 औंस तरकारी, जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार हर व्यक्ति को कम से कम 3 औंस फल और 10 औंस तरकारी स्वास्थ्य संरक्षण की दृष्टि से आवश्यक है। फल महंगे पड़ें तो मौसमी सस्ते फलों से भी काम चल सकता है। अमरूद, आम, बेर, जामुन आदि फल अपनी ऋतुओं पर प्रायः सस्ते ही बिकते हैं। खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा जैसे बेलों पर लगने वाले फल भी गरीबों के लिए कीमती फलों की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। गाजर, टमाटर, मूली, भिंडी आदि शाक ऐसे हैं जो कच्चे खाए जा सकते हैं। पालक, सलाद आदि की पत्तियां बहुत उपयोगी होती हैं। नींबू और आंवला अधिक महंगे नहीं होते, पर उपयोगिता की दृष्टि से उनकी गिनती किसी कीमती फल से कम नहीं। शाकों को पकाने में हम बहुत भूल करते हैं। यह नहीं सोचते कि अधिक जलाने भूनने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे और फिर उस निर्जीव भोजन से पेट भरने के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन सिद्ध न होगा। शाकों को पकाने में यदि थोड़ी सावधानी बरती जाए तो उनकी उपयोगिता अक्षुण्ण रह सकती है। केवल ताजी और अच्छी तरकारियां छांटिए। सस्तेपन के लोभ में सड़ी गली और बासी बुसी मत खरीदिए। चूंकि वे खरीदी जा चुकी इसलिए अब तो उनको पेट में डाल ही लिया जाए, इस तरह मत सोचिए। खराब चीजें खरीदने में पैसा चला गया तो अब उसके साथ ही स्वास्थ्य भी नहीं गंवा देना चाहिए। पकाने से पूर्व उन्हें अच्छी तरह धो लीजिए ताकि उनके ऊपर चिपकी हुई अदृश्य गंदगी से ठीक तरह छुटकारा पाया जा सके। उतनी पकाइए जितने से वे खाने योग्य थोड़ी मुलायम हो जाएं। देर तक इतना मत पकाइए जिससे वे बुरी तरह घुल जाएं। स्मरण रखिए, उन्हें जितना अधिक पकाया जाएगा उतना ही उनका पोषक तत्व नष्ट होता चला जाएगा। जहां तक हो सके पानी में उबालने की अपेक्षा भाप में उबालिए। तेज आग की अपेक्षा मंदी आंच का उपयोग कीजिए। भले ही पकाने में कुछ देर लग जाए, जब पानी खौलने लगे तब उसमें सब्जियां डालिए। आरंभ में ही डाल देने पर अधिक देर अग्नि संस्कार के कारण वे अपना गुण खो बैठती हैं। प्रेशर कुकर या कोयले से प्रयुक्त होने वाले भाप कुकर सब्जियां पकाने की दृष्टि से सर्वोत्तम है। पकाने में पानी उतना ही डालिए जो उन्हीं में खप जाए, फेंकना न पड़े। इस पानी में सब्जियों का बहुत सारा सार तत्व रहता है।
फेंकने की अपेक्षा तो उसे सूप बनाकर पी लेना अच्छा है। जहाँ तक संभव हो छिलके समेत सब्जियां पकाइए। बहुत कड़े या अत्यंत अस्वाद छिलके ही हटाने चाहिए। बहुत छोटे टुकड़े काटने की अपेक्षा बड़े टुकड़े रहने दीजिए। संतरे का रस निकालकर यदि उसे आधा घंटा पड़ा रहने दिया जाए तो उसमें रहने वाला विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। काट कर खुले पटक देने पर अन्य फल भी अपनी विशेषता खो देते हैं। शाक सब्जियों में रहने वाले विटामिनों का भी यही हाल है। उन्हें यदि तेज आग पर पकाया जाए तो उनके बहुमूल्य तत्व नष्ट हो जाएंगे और शाक की छूंछ भर खाने के लिए शेष रह जाएगी। घी तेल आदि में भून डालने पर तो उनका रहा सहा कचूमर भी निकल जाता है और वे शाक भाजियां कोयला बनकर शेष रह जाती हैं। स्वाद का उद्देश्य भले ही पूरा हो जाए पर वह प्रयोजन तो कोसों पीछे रह जाएगा जिसमें स्वास्थ्य संवर्धन के लिए शाक भाजियों की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। बर्तनों में सबसे हानिकारक और कुरूप है कढ़ाई। उसका पेंदा ही सदा काला नहीं रहता। हर खाद्य पदार्थ का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट करके उसे भी वह काला कलूटा कलुषित और कुपाच्य बना देती है। तलने और भूनने के बराबर खाद्य पदार्थों के साथ दूसरा अत्याचार नहीं है। पूड़ी पकवान मिठाई तथा तले भुने शाक पकौड़े नमकीन आदि भी उसी में पकते हैं। ये सारी चीजें सर्वथा हानिकारक ही हैं। जीव का क्षणिक सा स्वाद उससे पूरा हो जाता है पर उनसे धन और समय की बर्बादी पेट की तबाही और स्वास्थ्य की गड़बड़ी जैसी अनेकों हानियां उत्पन्न होती हैं। इन हानियों के साधन जुटाना ही जिसका एकमात्र काम है उस कढ़ाई को कलमुही कहें तो उचित है। जिसे देश निकाला न दिया जा सके तो कम से कम चौके से बाहर तो रखना ही चाहिए। फसल पर कच्चे अन्न मिलते हैं वे सूखे और पिसे अनाज की तुलना में अधिक पोषक होते हैं। मक्का बाजरा ज्वार गेहूं मटर आदि को थोड़ा सा भून लेने पर वे और भी अधिक स्वादिष्ट हो जाते हैं। वैसे उन्हें कच्चा भी खाया जा सकता है। सूखे अन्न को भी पानी में भिगोकर अंकुरित किया जा सकता है और उन्हें कच्चा या उबालकर खाया जा सकता है। रोटी की अपेक्षा तो कम पिसा कम जलाया तपाया दलिया भी अधिक लाभदायक होता है। सूखे बीजों में जीवन तत्व बहुत स्वल्प मात्रा में होते हैं। उन्हें अंकुरित कर लेने पर पोषक तत्व कई गुने बढ़ जाते हैं। उनमें ऐसे रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं जिससे पाचन अधिक सरल हो जाए। अंकुरित बीजों के गुण अमीनो एसिड के रूप में बदल जाते हैं और उनकी पौष्टिकता तथा पाचन क्षमता में आशाजनक वृद्धि हो जाती है। अंकुरित बीज फल सब्जी और मांसाहार की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। गेहूं जौ चना सोयाबीन मूंग मसूर मटर मूंगफली जैसे बीजों को अंकुरित करके खाया जाए तो वे साधारण आटे या दाल के रूप में खाने की अपेक्षा कहीं अधिक गुणकारक सिद्ध होंगे। कूड़ा करकट बीने हुए अनाज को स्वच्छ जल में धोकर किसी कांच या चीनी के बर्तन में रखकर उस पर इतना पानी डालें जिसमें कि वह डूब जाए। इसे 24 घंटे पानी में डूबा रहने दें। इसके बाद पानी निकालकर उसे किसी मोटे कपड़े में लपेटकर लटका दें। 24 घंटे इसी तरह टंगा रहने दें। बीच बीच में पोटली पर पानी के छींटे देते रहें ताकि कपड़ा सूखने न पावे। अनाज अंकुरित हो जाएगा। स्थान एवं ऋतु के अनुरूप अंकुरित होने में थोड़ा न्यूनाधिक समय भी लग सकता है। बिना पकाए अन्नों के प्रयोग में गेहूं की घास बनाकर खाने की एक नई कड़ी और जुड़ी है और उस विधि को प्रयोगकर्ताओं एवं उपभोगकर्ताओं द्वारा अतीव उपयोगी बताया गया है। अमेरिका की एक महिला डॉक्टर एन विरोमोर ने अंग्रेजी भाषा में एक 30 रुपया मूल्य का ग्रंथ प्रकाशित किया है व्हीट ग्रास मैनुअल। इस पुस्तक में उनके उन अनुभवों और प्रयोगों का उल्लेख है। उन्हें गेहूं की घास का सेवन कराकर अनेक रोगियों को चंगा करने का विस्तृत विवरण लिपिबद्ध किया है। वे गेहूं की घास के रस को हरा रक्त कहती हैं और बताती हैं कि यह रस मनुष्य के रक्त से 40% मेल खाता है। वे कहती हैं कि इसके सेवन से रोग निरोधक शक्ति आश्चर्यजनक रीति से बढ़ती है और पोषण के लिए उपयुक्त इतने बहुमूल्य तत्व उपलब्ध होते हैं
जितने अच्छी से अच्छी खुराक से भी प्राप्त नहीं होते। इसे किसी भी रोग में दवा के रूप में दिया जा सकता है और कोई तो इसे श्रेष्ठतम पोषक आहार के रूप में सेवन कर सकता है। इस हरित रक्त को बनाने की विधि बहुत सरल है। 10-12 टूटे फूटे टोकरे या लकड़ी की रद्दी पेटियां ले लीजिए, जिसमें खाद मिली मिट्टी भर दीजिए। इसमें बारी बारी गेहूं के अच्छे बीज बोइए, उन्हें छाया में रखिए और पानी देते रहिए। 3-4 दिन में वे उग आवेंगे और 8-10 दिन में एक बलिष्ठ 7.8 इंच ऊंचे हो जाएंगे। इनमें से पहले दिन बोए हुए गेहूं के 30-40 पेड़ उखाड़ लीजिए, जड़ें काटकर हटा दीजिए। अंकुरों को धोकर थोड़े पानी के साथ सिल पर पीस कर कपड़े में छान लीजिए। बस हो गया हरित रक्त तैयार। इसका 1 गिलास नित्य पिया जाए। दूसरे दिन के बोए अंकुर ले लीजिए, जिस टोकरे में से उखाड़ लिए गए हैं उसमें फिर बो दिया जाए ताकि क्रम बराबर बना रहे। एक ओर से समाप्त होते जाएं तो दूसरी ओर से वे बोए और उगाए जाते रहें। इस प्रकार सिलसिला टूटने न पावेगा और सदा ही यह गेहूं की घास मिलती रहेगी। यह ध्यान रखने की बात है कि अंकुर उखाड़ने के बाद यथासंभव जल्दी ही उन्हें पीसने, रस निकालने और पीने का कार्य पूरा कर लिया जाए। रस को देर तक नहीं रख जा सकता, 1 घंटे में ही वह गुणहीन होने लगता है और 3-4 घंटे रखा रहने पर तो वह बिल्कुल बेकार हो जाता है। हाँ, पौधों को उखाड़कर आवश्यकतानुसार 4-6 घंटे रखा भी जा सकता है। वैसे उनका भी ताजा सेवन ही अधिक लाभदायक है। उपरोक्त महिला डॉक्टर ने रोगी और निरोगी सभी पर इस गेहूं घास के चमत्कारी सत्परिणामों का वर्णन किया है और कहा है कि वह रस, दवा और टॉनिक दोनों का ही काम करता है। एक और प्रयोग भी उनने लिखा है जो गेहूं घास रस की बराबर तो नहीं, फिर भी बहुत कुछ लाभदायक है। वह विधि यह है कि आधा कप धुले बिने गेहूं किसी कांच या चीनी के बर्तन में डालिए और उन पर 2 कप पानी डालकर ढक दीजिए। 12 घंटे बाद गेहूं को मसलकर अलग कर दीजिए और पानी को छानकर पीजिए। यह पानी भी बहुत गुणकारी है और भीगे हुए गेहूं दलिया आदि में काम में लाए जा सकते हैं या उबालकर अंकुरित कर काम में लाए जा सकते हैं। सारांश यह है कि खाद्य पदार्थों को यथासंभव उनके प्राकृतिक रूप में लिया जाए, कम से कम भूना पकाया जाए और उनके उपयोगी अंश को नष्ट न होने दिया जाए। इतनी मामूली सी सावधानी बरती जा सके तो अपना गरीबी जैसा उपलब्ध आहार भी अपनी पोषक विशेषताओं को बनाए रह सकता है और उससे भी स्वास्थ्य रक्षा का प्रयोजन पूरा होता रह सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हम भोजन को प्राकृतिक रूप में ग्रहण करें और उसको बहुत जलाकर या भूनकर ना खाएं। हम उसको भाप द्वारा पकाकर या उबालकर हल्के मसाले डालकर खाएं। उसके पोषक तत्व जितनी अधिक मात्रा में रह सकें उतनी अधिक मात्रा में बने रहने दें और फिर उसे खाएंगे तो हमारे शरीर को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। और अगर हम उसे जलाकर, भूनकर या उस छिलके को निकाल कर फेंक देंगे तो उसके उपयोगी तत्व निकल जाएंगे और हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए हम अपने खाने पीने की विधियों को थोड़ा सा बदलें, खाना बनाने की विधि को बदलें, तो हमें जो हम खा रहे हैं उसी से पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम जी को।